नमस्कार। शाम के 7 बजने वाले हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। वाराणसी से बड़ी खबर, गोडसे नाटक का मंचन कैंसिल कर दिया गया है। विवाद के बाद नाटक का मंचन कैंसिल किया गया है। नाटक मंचन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। एनएसडी और संस्कार भारती इसके आयोजक थे। 5 दिन के नाटक का मंचन फिलहाल रद्द किया गया है। 30 जनवरी से इसका आयोजन शुरू होना था। नागरी नाटक मंडली में यह कार्यक्रम होना था, लेकिन बवाल होने पर, विवाद उठने पर इसको कैंसिल किया गया है। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? विवाद की वजह से ही इसे कैंसिल किया गया है या और कोई कारण? देखिए, इसको फिलहाल विवादों के कारण कैंसिल किया गया है और ये 27 से 31 जनवरी तक ये कार्यक्रम होना था। और इस पर जो विवाद था वो नाटक के नाम से था, गोडसे, और जो दिन था वो 30 जनवरी था, यानी कि जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई, और उसी दिन गोडसे नाटक का मंचन होना था। और जो तीसरी बड़ी बिंदु था जिसके कारण सोशल मीडिया पर इसको लेकर विवाद छिड़ गया, वो था इस पूरे नाटक के आयोजन में संस्कार भारती का नाम होना। संस्कार भारती भाजपा का अनुशासित संगठन माना जाता है, तो ऐसे में इसको विपक्ष बहुत जो है तेजी से इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर था। तो ऐसे में चूंकि नागरी नाटक मंडल में कार्यक्रम आयोजित होना था और 30 तारीख की डेट पे ही जब पूरा देश महात्मा गांधी की मृत्यु का शोक मनाएगा, उस वक्त इस नाटक का गोडसे का मंचन होना था। बिल्कुल उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। उपेंद्र हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बजट को लेकर सीएम योगी ने आज बैठक की है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट पर बैठक की गई है। मुख्यमंत्री आवास पर कई घंटे तक बैठक हुई है। वित्त मंत्री समेत कई आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्र से मिले पैसे और खर्च की समीक्षा की गई। बजट की कार्य योजना पर भी चर्चा की गई है। सभी भागों से मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी थी। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश का बजट आएगा, सरकार ने उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। क्या संकेत मिल पा रहे हैं बजट को लेकर? और देखिए अनुपम, आम बजट पेश होने के बाद फरवरी के दूसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट है वो पेश होना प्रस्तावित है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले ये निर्देश दिए थे विभागों को कि वो अपने विभाग का लेखा जोखा तैयार रखें, ताकि ये पता चल सके कि किस विभाग में कितने पैसे बचे हुए हैं और कितने विकास के कामकाज ऐसे हैं जिसको आगे भी कैरी ऑन करना है, जिसमें कितने पैसे बचेंगे अभी। और इसके अलावा जो केंद्र की ओर से पैसे मिलते हैं केंद्र सरकार की योजनाओं को यूपी में संचालित करने के लिए, जिसे हम केंद्रांश कहते हैं, तो केंद्रांश को लेकर के यूपी का जो बजट होगा मिलाकर कितने पैसे होंगे, ये इसको भी लेकर बातचीत की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी अनुपम यहां पर कि 2021-22 का बजट है, ये 2022 का साल चुनावी साल भी है और इस लिहाज से इस बजट पर सभी की निगाहें होंगी। और ये माना जा रहा है कि इस बजट में हर तबके को खुश करने का प्रयास होगा सरकार की ओर से और विकास की एक नई तस्वीर दिखाने का प्रयास भी होगा। और इसको लेकर यूपी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम मंत्रियों के साथ, वित्त मंत्री के साथ खासतौर पर जो आला अधिकारी मौजूद रहे हैं उनके साथ मंथन किया है इसको लेकर कि आगे की जो रणनीति होगी बजट को लेकर और जो तैयारी होगी। हालांकि वित्त विभाग प्रस्ताव तैयार करता है, लेकिन विभागों से उनके रिस्पॉन्स और उनका फीडबैक लेने के बाद तैयार करता है। तो ये जो फीडबैक लेने का काम है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। लेकिन चुनावी साल है, ऐसे में किसानों से लेकर गरीबों से लेकर के हर वर्ग के तबकों के साथ स्वास्थ्य में है विभाग को भी आगे लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि कोविड के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं उनसे भी सरकार को ही निपटना होगा। देखिए अनुपम, इस बजट में यह माना जा रहा है कि 3 ऐसे कैटेगरीज होंगी जिस पे खास फोकस किया जाएगा। किसानों को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में घमासान चल रहा है वो भी आपके सामने है। इसके अलावा महत्वपूर्ण है कोरोना वैक्सीन, और कोरोना के पूरे काल ने सरकार को यह समझा दिया कि स्वास्थ्य विभाग कितना महत्वपूर्ण है और इसमें कितने पैसे की जरूरत है। तो स्वास्थ्य विभाग, किसान और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है रोजगार। तो इन तीनों विभाग को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे भी आप नजर बना के रखिए, हम अपडेट लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में हुनर हाट का उद्घाटन किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वदेशी को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। स्वदेशी के जरिए ही हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। इस हुनर हाट में देश भर के शिल्पकारों, कारीगरों के साथ उनके बनाए गए प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत हर जिले के खास प्रोडक्ट देश और दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को पूरा करेंगे और इस पर जो कार्य 2018 से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है उसके बहुत अच्छे परिणाम आए।
इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट की क्षमता को बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य भी अपनी परंपरागत उद्यम को दुनिया के देशों में पहुंचाने के लिए उसको निर्यात कर सकता हो, ये संभावनाएं तराशने का कार्य भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमारी अभिनव योजना ने देश और दुनिया को दिया है। प्रयागराज से खबर है, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। अमरूद के बहाने नाम बदलने पर तंज कसा गया है। इलाहाबाद का नाम बदलने पर चुटकी ली है। इलाहाबादी अमरूद या प्रयागराजी अमरूद। इलाहाबादी अमरूद का नाम भी बदलेगा। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता का पलटवार सामने आया है। गुलामी के प्रतीकों पर गौरव करने वाले हैं अखिलेश। ये यहां पर पलटवार किया है। प्रयागराज संगम नगरी की पौराणिक पहचान है। खैर, गुलामी के प्रतीकों पर गौरव करने वाले अखिलेश यादव को इसका महत्व कहां से पता होगा। यह मखौल संगम नगरी की अस्मिता पर आघात जैसा है। ईश्वर अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दे, यह कहना है नंद गोपाल गुप्ता, जो कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने यह बात कही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि में 30 महीने की सैलरी दान की है। केशव प्रसाद ने मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी को यह सौंपा है। विभाग के कर्मचारियों ने भी इस दौरान 1 लाख रुपए का चेक मंदिर निर्माण के लिए दान किया है। प्रावधान में यहाँ श्री रामलला की जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर निर्माण के लिए जनपद के जो राम भक्त हैं उनकी ओर से समर्पण निधि यहाँ पर समर्पित करने का कार्यक्रम था। मोटा मोटा अंदाज़ा ये लगा है, अभी पूरा हिसाब बनाने में देर लगेगी, लेकिन 3 करोड़ प्लस की राशि, जिसमें 1 करोड़ 1 लाख रुपए व्यक्तिगत तौर से अपनी स्वेच्छा से तमाम लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने भी अपनी अपनी राशि समर्पित की है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि रामलला के जन्मभूमि पर बनने वाला भव्य मंदिर, जैसे अपना स्वयं का भवन होता है, वह तो भवन होता है, लेकिन यह रामलला का जो घर है वह पूरे संसार के एक प्राणी का एक तरह से मंदिर है। उसमें सब लोग अपना योगदान करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए। आपने भी आज अपने कुछ माह का वेतन यहाँ पर दिया है मंदिर? मैं तो 30 माह का वेतन, यह तो मतलब एक तरह से कुछ नहीं है, लेकिन रामलला के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो कुछ भी करने के लिए तैयार। बड़ी खबर है, डीएनडी पर भीषण जाम लगा है। नोएडा डीएनडी पर भीषण जाम लगा हुआ है। कई किलोमीटर तक गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जाम में फंसी सैकड़ों गाड़ियां। गणतंत्र दिवस तैयारियों को लेकर रोक लगी है, जिसके चलते ये जाम लगा है। कल रात से गाड़ियों के प्रवेश पर रोक है, जिसके बाद यहां पर ये जाम लगा हुआ है। और बातचीत करने के लिए प्रीति श्रीवास्तव हमारी संवाददाता नोएडा से हमारे साथ सीधे जुड़ रही है। प्रीति, फिलहाल की क्या तस्वीर है? क्या अभी भी जाम लगा हुआ है? बिल्कुल अनुपम, मैं बता दूं कि 26 जनवरी के मद्देनजर नोएडा से जो कमर्शियल वाहन है जो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, उन पर रोक लगा दी गई है कल रात से, जिसकी वजह से यहाँ पर भीषण जाम लगा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगी अपने पीछे ये जो ट्रक आप देख रहे हैं, जो ये लाइन से ट्रक खड़े हैं, ये कल रात से यहीं पर खड़े हैं और ऐसे ये इन्होंने साइड में खड़े किए। ऐसे बहुत सारे ट्रक हैं जिनको अब नोएडा से दिल्ली जाने पर रोक है। कमर्शियल वाहन जितने भी हैं सबको ही दिल्ली जाने पर रोक है 26 जनवरी के चलते, जिसके कारण ये जो जाम है वो पड़ा हुआ और काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। और जो ये ट्रक चालक हैं ये काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ये कल रात से यहीं पर खड़े हुए हैं। हालांकि अभी की अगर मैं बात करूं डीएनडी की, तो अभी कुछ जाम में लोगों को राहत ज़रूर मिल रही है, लेकिन अगर हम ये कहें कि पूरी तरीके से जाम खुल चुका है तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रीति बता रहे हैं कि फिलहाल जाम वहां पर खुल गया है, लेकिन जो भारी वाहन है, ट्रक व्रक है, उनको वहां पर निकलने नहीं दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने कोलकाता में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। पीएम मोदी सबसे पहले नेताजी भवन गए और इसके बाद नेशनल लाइब्रेरी गए, जहां उन्होंने नेताजी की जिंदगी पर आधारित प्रदर्शनी देखी। इसके बाद पीएम मोदी विक्टोरिया मेमोरियल गए। यहां पर नेताजी को श्रद्धांजलि देने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उनके साथ मौजूद थे।
इस मौके पर पीएम मोदी ने बंगाल की धरती को नमन करते हुए सुभाष चंद्र बोस को देश के करोड़ों युवाओं की प्रेरणा का स्रोत बताया। पीएम मोदी ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का भी ऐलान किया। मैंने अनुभव किया, नेताजी का नाम सुनते ही हर कोई कितनी ऊर्जा से भर जाता है। नेताजी के जीवन की ऊर्जा जैसे उनके अंतर मन से जुड़ गई है। उनकी यही ऊर्जा, यही आदर्श, उनकी तपस्या, उनका त्याग देश के हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन हावड़ा कालका मेल का भी नाम अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। देश ने यह भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। उन्होंने आजादी के लिए आजाद हिंद फौज को मजबूत किया। उन्होंने पूरे देश से हर जाति, पंथ, हर क्षेत्र के लोगों को देश का सैनिक बनाया। उस दौर में जब दुनिया महिलाओं के सामान्य अधिकारों पर ही चर्चा कर रही थी, नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाकर महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। विक्टोरिया मेमोरियल पर पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष की जिंदगी पर लिखी किताब का भी विमोचन किया। इस मौके पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। पीएम के कोलकाता पहुंचने पर लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। विक्टोरिया मेमोरियल में मंच पर जय श्री राम के नारे लगने से ममता बनर्जी नाराज हो गई। सरकारी कार्यक्रम की गरिमा होनी चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। ये बातें ममता बनर्जी ने कही। निमंत्रण देकर बेइज्जती करना ठीक नहीं है। अपमान के विरोध में संबोधन नहीं करूंगी। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली के लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में सहमति बन गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, संख्या और रूट की जानकारी के बारे में औपचारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है। शंकर आनंद बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में, किसानों के प्रतिनिधियों के बीच में पिछले 4 दिनों से लगातार बातचीत का जो दौर चल रहा था, और आखिरकार इस मामले में आज कहा जा सकता है कि किसानों को एक बड़ी सफलता मिली है। किसान लगातार इस मामले में बातचीत कर रहे थे कि उन्हें रैली करने का इजाजत दिया जाए, और इजाजत जो है अब आज जो है शाम में देर शाम तक चली बैठक के बाद किसानों से दे दी गई है। किसान अब ट्रैक्टर लॉन्च करते हुए जो आउटर रिंग रोड का जो इलाका है वहाँ पे वो कर सकते हैं, और इसके साथ ही इस मामले पर उनको जो इजाजत दी गई है, तकरीबन जो पूरा अगर देखा जाए तो बिल्कुल बिल्कुल शंकर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के 3 गुर्गों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर काली कमाई से बनाए गए साम्राज्य पर बुलडोजर चलाया है। अतीक के गुर्गों का अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया है। आरोप है कि बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कार्य किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर मसले के हल के बाद कुछ साधु संत काशी मथुरा का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। इस बीच अयोध्या के संतों ने कैलाश और मानसरोवर को मुक्त कराने के लिए हुंकार भरी है। संतों के नेतृत्व में अभियान जल्दी शुरू होगा। विश्व प्रवासी सामाजिक सांस्कृतिक संघ की अगुवाई में अभियान शुरू होगा। इसके लिए कल अयोध्या में संतों की एक अहम बैठक रखी गई है। संतों ने गीता, गंगा, गायत्री और गौ संरक्षण पर जन जागरण अभियान चलाने का फैसला किया है। हम कैलाश मानसरोवर को भारत के विशिष्ट अंग जो शास्त्र सम्मत है उसकी मुक्ति और उसका जो है भारत में विलय पूर्ववत, जब कभी राम राज्य की परिकल्पना में सभी एक थे, उदयाचल से अस्ताचल तक राम राज्य का जो परिवेश था वही मेरा संकल्प है और हमारा सारे संगठन का संकल्प है। उस अभियान को लेकर हम लोग आगे कदम बढ़ाने जा रहे हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। जहरीली शराब कांड पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आबकारी इंस्पेक्टर और 2 सिपाही गिरफ्तार किए गए हैं। आबकारी इंस्पेक्टर सुरेश सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में आबकारी इंस्पेक्टर दोषी पाए गए हैं। पैसे लेकर शराब तस्कर छोड़ने का आरोप लगा है। आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी। This planet belongs to you and all of us. And if we are not responsible towards water, especially apart from water, of course, towards nature, but water in particular, we will not be doing justice to the role we can play. So let's play a little bit of role in conserving water and let's start with that. हमको बचानी है ये जिंदगानी। कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है। इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है।